कैसा लग रहा है ये रूम सदफ? क्या तुम्हें पसंद आया? मुराद शाह ने मुस्कुराते हुए सदफ की कमर के घेट बाजू हायल किया तो नाजुक सी सदफ के चेहरे पर मोम जैसी मुस्कुराहट बिखर गई। बहुत खूबसूरत, आलीशान और पुरसुकून। सदफ ने ठहर कर जवाब दिया। सामने रखे जहाजी साइज बेड को देखा और फिर सफेद चादर पर जा बैठी। टांग पर टांग रखे वो पूरे कमरे का दायराना जायजा लेने लगी। दोनों हाथ उसने मैट्रेस पर टिका रखे थे और निगाहें कमरे की हर चीज को जैसे जज्ब कर रही थी। मुराद सीने पर बाजू लपेटे उसकी आंखों में सपनों का एक जहां बसा देख रहा था। वही सपने जिनकी बदौलत मुराद बासानी अपनी मंजिल को हासिल कर सकता था। आप यही सब कुछ डिजर्व करती हैं सदफ। मैं दुनिया जहां की खुशियां आपके कदमों में लाकर ढेर करना चाहता हूँ। बस डरता हूँ कि मेरी वजह से कहीं आपके घर में कोई मसला ना हो जाए। मुराद ने मोहब्बत भरे लहजे में कहा और एहतराम से उसके करीब बैठ गया। सदफ मुस्कुराकर उसके कंधे पर सर टिका गई। मैं जानती हूँ कि आपको मेरा बहुत ख्याल है, लेकिन जैसे ख्याल करना चाहिए वही बेखबर है। सदफ बेबसी से कहा और अपने लब कुतरने लगी। और प्लीज सदफ, अब खुद को परेशान और हलकान ना करें। हम यहाँ सिर्फ 2 दिन के लिए आए हैं और मैं चाहता हूँ कि ये 2 दिन हमारी जिंदगी के खूबसूरत और यादगार तरीन दिन बन जाए। भूल जाएं कि आप कौन हैं और कहाँ से आई हैं। इस वक्त आप सिर्फ मेरी हैं और ये लम्हे बहुत खास और कीमती हैं। मुराद आहिस्तगी से उसके कोट के बटन खोलने लगा। उसके शानों से कोट अलग किया और एक तरफ रख दिया। सफ़ेद शर्ट और ब्लू जीन्स में मलबूस सदफ अपनी तमाम तर खूबसूरतियों के साथ मुराद के दिलो दिमाग पर नक्श हो रही थी। मुराद की नजरें सदफ पर मरकूज थीं। सदफ के चेहरे पर हल्की सी शर्म और आंखों में नमी थी। उसका दिल बेचैन हो रहा था। वो सही और गलत का फैसला नहीं कर पा रही थी। मुराद का लम्स उसे खुशी देने के साथ साथ परेशान कर रहा था। मुराद ने उसके बालों को आहिस्तगी से एक तरफ किया और उसकी गर्दन पर लब रख दिए। वो घबरा कर पीछे हटने लगी, लेकिन मुराद ने सख्ती से उसकी कमर पर अपनी गिरफ्त और भी मजबूत करते हुए अपने प्यार की शिद्दत में इजाफा किया। तुम जानती हो, तुम्हारे बगैर जिंदगी का तस्वुर अधूरा है। सदफ, तुम सिर्फ मेरी हो। उसकी गंभीर आवाज थी। सदफ का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। आंखें बंद करते ही उसे नोरे का ख्याल सताया। आंखें बंद करते उसने मजीद खुद को पीछे करना चाहा। वो एक आग के दरिया में झुलस रही थी, जहाँ एक तरफ मुराद शाह की मोहब्बत थी और दूसरी तरफ उसकी अस्तवाजी जिंदगी। क्यों पीछे हट रही हो सदफ? क्या मेरी गुर्बत तुम्हें खुशी नहीं दे रही? मुराद ने पीछे हटते हुए उसकी आंखों में आंखें डालकर सवाल किया। तो सदफ एक लम्हे के लिए गड़बड़ा गई। यहाँ तक आने के लिए बहुत से झूठ बोले थे, बहुत सी मंजिलें तय की थी और अब उसमें वापसी की हिम्मत नहीं थी। इसलिए जल्दी से नफ़ी में सर हिलाते उसने अपने ज़हन में आने वाले हर ख्याल को झटक दिया। वो नूरे के खातिर अपनी ज़िंदगी कामिल के साथ तबाह नहीं कर सकती थी। जो कुछ उसे चाहिए था वो सिर्फ और सिर्फ मुमताज शाह की बदौलत ही मुमकिन था। सदफ का जवाब पाकर मुराद की मुस्कुराहट गहरी हो गई थी। मुराद ने उसके हाथ अपने हाथों में लिए और आहिस्तगी से उसकी उंगलियों को चूमने लगा। सदफ ने आने वाले वक्त के लिए खुद को तैयार कर लिया। वो बस अब पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहती थी। मुराद ने आहिस्तगी से उसकी शर्ट के बटनों के साथ छेड़छाड़ करते हुए उसकी खूबसूरत गर्दन पर अपनी उंगली फेरी थी और उसके गले में उभरती गिल्टी को महसूस किया था। डार्लिंग, आज की ये रात तुम्हारी जिंदगी बदल देगी। तुम्हें वो सब कुछ मिलेगा जिसकी तुम्हें तमन्ना है। जेब से एक कीमती हीरे की अंगूठी निकालकर मुराद ने सदफ की पतली लंबी अंगूठी उंगली में पहनाई थी। उस हीरे की चमक में सदफ की आंखों को बुरी तरह रोशन कर दिया है। वो हैरत से उस बड़े से जगमगाते हीरे को देख रही थी। तुम्हारे लिए है सदफ, अभी तो ये शुरुआत है। मेरा साथ तुम्हें और भी बहुत कुछ देगा। धीरे से सदफ की सांसों में उतरते हुए मुराद शाह ने उस तक मुस्तकबिल के सुहाने ख्वाब दिखाए थे। वो आंखें बंद करके उसके सीने में समा गई थी, मगर फैसला अब भी बाकी था। क्या उसे आगे बढ़ना था या फिर वापस पीछे पलटना था? क्योंकि नोरे की मासूम आवाज़ें उसके कानों में गूंज रही थी।
मुराद की गहरी तपते हुए सांसों के दरमियान उसे अपना वजूद पिघलता हुआ महसूस हुआ था। बाबा, मामा कहाँ हैं? कब आएंगी? 7 साला नूरुलैन ने बेचैनी से करवट बदली तो साथ ही अपने बाबा को जागते हुए पाया। कामिल, जो नीम खनूदगी में सद्दफ की गैर मौजूदगी की वजह से डिस्टर्ब था, वो नूरे के सवाल पर झूठी मुस्कुराहट चेहरे पर सजा चुका था। बताया तो है आपको, मामा 2 दिन के लिए बिजनेस ट्रिप पर गई हैं। अब आपकी मामा बहुत अच्छी कंपनी में अच्छी पोस्ट पर जॉब करती हैं, तो कंपनी वाले उन्हें टूर पर भी देते हैं। कामिल ने नूरे के बालों में हाथ फेरते हुए उसे समझाने की कोशिश की। बाबा, क्या मामा अकेली गई हैं? वो एकदम ही परेशानी से पूछने लगी। नहीं बेटा, मामा ने बताया था कि उनके साथ 2 औरतें और भी जा रही हैं। वो 2 दिन में ही वापस आ जाएंगी, और शायद उनका मैनेजर भी साथ है। सेहन पर जोर डालते हुए कामिल ने नूरे को मुतमिन किया था। क्या उसकी माँ तन्हा नहीं है? क्योंकि सदफ ने उसे यही बताया था कि उसके साथ उसके स्टाफ की 2 औरतें और भी जा रही हैं। वो उस बात से बेखबर था कि सदफ अकेली अपने बॉस के साथ उस टूर के लिए गई है, जिसमें बिजनेस बमुश्किल 2 घंटे का भी नहीं था। बाबा, मुझे मामा के बगैर नींद नहीं आती। वो पूरी तरह ही उठकर बैठ गई थी। कामिल ने फिर उसे थपक कर लटाया। फिर अपनी बेटी, ममा आ जाएंगी, 2 दिन की तो बात है। ऐसा करो, काल मिला लो ममा को। हेलो, मैं खुद तुम्हारी बात करवा देता हूँ। कामिल ने फ़ोन उठाकर सदफ का नंबर डायल किया, लेकिन दूसरी तरफ से उसका फ़ोन बंद आ रहा था। इसीलिए खामोशी से मोबाइल एक तरफ डालते हुए वो खुद ही नूरे को समझाने लगा। बाबा, अगर आपकी जॉब होती तो मामा को यूं ना जाना पड़ता। नूरे एक मासूम नासमझ बच्ची थी। जो कुछ दिल में आया वो जुबान से कह दिया। उसकी बात पर कामिल तड़प उठा। बेटे, बस कुछ दिनों की बात है, फिर बाबा को नौकरी मिल जाएगी। फिर तुम अपनी मामा को हमेशा अपने पास ही रखना। बड़ी मुश्किल से नूरे को बहलाकर सुलाने के बाद कामिल सारे घर में बिला वजह टहलने लगा था। उसकी और सदफ की शादी को तकरीबन 10 साल होने वाले थे। उन 10 सालों में उसके और सदफ के दरमियान ये पहली रात थी जो वो दोनों अलग अलग थे। वरना आज से पहले कभी सदफ ने घर से बाहर रात नहीं गुजारी थी, और ना ही वो कभी सदफ के बगैर रहा था। इसीलिए बेचैनी और बेकरारी बढ़ती ही जा रही थी। वो खामोशी से खिड़की के पास खड़े होकर चांद को देखने लगा। जल्द ही मुझे भी अच्छी जॉब मिल जाएगी, फिर मैं खुद सदफ की जॉब छुड़वा दूंगा। वो अपने आप को जैसे तसल्ली दे रहा था, हालांकि अच्छी तरह जानता था कि जिस तरह का उसका मिजाज है, वो 4 दिन से ज्यादा कहीं नौकरी नहीं कर सकता। ऐसा नहीं था कि वो कोई गैर जिम्मेदार इंसान था। उसने एमबीए कर रखा था, लेकिन बस मिजाज का थोड़ा गर्म था। इसलिए हर जगह लड़ाई झगड़ा हो जाता, और फिर वह नौकरी को खैराबाद कर बैठता। इसी वजह से इस बार जब उसकी नौकरी छूटी तो सदफ ने खुद नौकरी कर ली। अब तो उसकी नौकरी छूट कर भी 7 महीने होने वाले थे। इतने महीने घर का गुजारा चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना था। सदफ ने भी उसके साथ ही एमबीए किया था। उनकी मोहब्बत की शादी थी, इसलिए उसे बआसानी नौकरी मिल गई। और फिर साथ ही मुराद शाह भी। सिगरेट का कश लगाते कामिल वहीं खिड़की के पास ही बैठ गया। ये रात न जाने क्यों उस पर बहुत भारी थी। उसने सदफ को नौकरी की इजाज़त तो दी थी, लेकिन ये नहीं सोचा था कि कंपनी वाले उसे दूसरे स्टेज टूर के लिए भी भेजेंगे। जब सदफ ने उसे बताया तो वो हैरान हुआ और फिर इनकार कर दिया। लेकिन फिर सदफ ने ही उसे जैसे तैसे ये कहकर मना लिया कि ये सब उसकी नौकरी का हिस्सा है। अगर वो ना गई तो उसकी नौकरी छूट जाएगी। ये सुनकर वो राजी हो गया था, मगर अपने बेकरार दिल का क्या करता। घड़ी रात के 4 बजा रही थी। वो खिड़की पर बैठा सिगरेट पर सिगरेट के कश लगा रहा था, और दूसरी जानिब बिस्तर पर करवट बदलती थकन से चूर सदफ ने अपनी आंखें पूरी तरह बंद कर ली थी। वजूद पर मुराद शाह के लम्स की मोहर लग चुकी थी। लब पूरी तरह गुलाबी पड़ चुके थे। जिस्म थकन से चूर था, और आंखों में बोझल से ख्वाब। वॉशरूम का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर उस दिन बोझल पलकों को उठाकर देखा तो मुराद शाह वॉशरूम से बाहर निकलता नजर आया। बात गाउन पहने वो बातों में सिगरेट लिए धुआं उड़ा रहा था, और साथ ही दूसरे हाथ से शराब का गिलास तैयार कर रहा था। मेरी जान, तुम पियोगी? मुस्कुराते हुए मुराद शाह ने सदफ से पूछा, तो वो जल्दी से इनकार में सर हिला गई। मुझे लगता है तुम्हें बाकी की रात खूबसूरत बनाने के लिए पीना ही चाहिए। अभी तो मैंने शुरुआत की है। अभी मेरी मोहब्बत का असल रंग तो बाकी है। तुम अभी से थक चुकी हो, इसीलिए मेरी मानो तो
तो घूंट पी लो। ये जाम तुम्हें मेरी शिद्दतें बर्दाश्त करने में मदद देगा। शराब का गिलास लिए वो उसके नज़दीक चला आया। अपने बाजुओं का सहारा देते उसे बिठाकर जबरदस्ती घूंट घूंट पिलाने लगा। सद्दफ जो थकन से चूर और बेबसी से चादर में सिमटी थी, मुराद शाह के हाथों से खामोशी से वो जाम भी पी गई। मुराद शाह ने ग्लास उसके लबों से हटाया तो चंद कतरे उसके गुलाबी लबों पर चमकते दिखाई दिए। मेरा जाम तो यहाँ भी है। बालों से पकड़कर सदफ को नजदीक करते मुराद शाह ने उसके लबों से वो जाम पिया था और साथ ही खुमार आलूद अंदाज में उसकी चादर में समाया था। प्लीज मुराद, सोना चाहती हूँ अब मैं। मुराद की कुर्बत पाते ही सदफ घबरा गई थी। पहले ही 3 घंटे तक मुराद ने उसे एक लम्हे के लिए भी पनाह न दी थी और अब वो एक बार फिर फ्रेश होकर उसके नजदीक चला आया था। तो इसका मतलब यही था कि वो फिर उसका वही हाल करने वाला था। डार्लिंग, तुमने कहा था ना कि तुम्हें पहले ब्लैक मर्सिडीज पसंद है। मैंने बुक करवा ली है। यहाँ से वापस जाते ही तुम्हें अपने घर के दरवाजे पर तुम्हारी मनपसंद गाड़ी मिल जाएगी। मोबाइल फोन की स्क्रीन उसके सामने रोशन करते मुराद शाह ने एक नए ख्वाब का दरवाजा खोला था। नहीं नहीं मुराद, कामिल को क्या जवाब दूंगी? वो तो पहले ही इस टूर पर परेशान था और हैरान हो रहा था कि इतनी जल्दी कंपनी मुझे टूर पर कैसे भेज रही है। गाड़ी के बारे में मैं क्या कहूँगी? सदफ पूरी तरह ही घबरा गई थी। और डोंट वरी, वो एक लवर्स है जिसने तुम जैसी खूबसूरत बीवी को मुलाजमा बना रखा हुआ है। उसने कभी तुम्हारी कोई ख्वाहिश पूरी की है जो अब सवाल करने की हिम्मत करेगा? कह देना कि मेरे बॉस ने मेरे काम से खुश होकर मुझे गिफ्ट कर दिया है। मुस्कुराते हुए उसकी वजूद पर उंगली फेरते मुराद शाह ने बेबाक निगाहों से उसे देखा था। सोचो, सोचो तो, तुम बड़ी सी गाड़ी में बैठकर घूमोगी फिरोगी शॉपिंग करोगी, तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी होगी और जो रह गई है वो मैं आहिस्ता आहिस्ता पूरी कर दूंगा। बस तुम हमेशा के लिए मेरी हो जाओ। मुराद शाह ने उसे मोहब्बत के आईने में उतारते हुए अपने नज़दीक खींचा था और एक बार फिर अपने वजूद में समेट लिया था। वो थकन से चूर वजूद लिए मुराद शाह के बेताबियों का शिकार बन रही थी। सूरज की किरणों ने कमरे को रोशन किया तो तब कहीं जाकर मुराद शाह ने उसे आज़ाद किया था। मीटिंग दोपहर को है, तुम अब सुकून से सो जाओ सदफ। हम दोपहर में लंच के बाद मीटिंग पर जाएंगे। सदफ को कमरे में छोड़कर मुराद शाह ने बाहर का रुख किया था। वो थकन से इस कदर निढाल हो चुकी थी कि बिना कोई सवाल किए आंखें बंद करके नींद की वादी में उतर गई थी। दोपहर को सोकर उठी तो मुराद शाह कमरे में ही मौजूद था। बिस्तर पर एक बहुत कीमती साड़ी रखी हुई थी। जल्दी से फ्रेश होकर आओ, अपने हाथों से तुम्हें यह साड़ी पहनाऊंगा, फिर मीटिंग में जाना है। उसने सदफ को घड़ी दिखाते हुए बस 5 मिनट का वक्त दिया तो वो तेजी से शावर लेने लगी। जब बाहर निकली तो मुराद शाह ने खुद उसका बात गाउन एक साइड डाला और अपने हाथों से उसे ब्लाउज पहनाने लगा। रात की तारीकी की बात अलग थी, लेकिन अब दिन का उजाला था, इसलिए सदफ को बेइंतहा शर्मिंदगी हो रही थी और साथ ही ये ख्याल भी कचोके लगा रहा था कि आज तक कभी कामिल ने उसके साथ इस तरह का रवैया नहीं अपनाया था। ना कभी अपने हाथों से तैयार किया था और ना ही उसके पास कोई इतनी महंगी या कीमती साड़ी थी। उसे हमेशा से साड़ी पहनने का शौक था, लेकिन कामिल को साड़ी पसंद नहीं थी, इसलिए उसका ये शौक अधूरा ही रह गया था। मगर आज मुराद शाह ने उसकी ये ख्वाहिश भी पूरी कर दी थी। ब्लाउज पहनाने के बाद साड़ी की मेड़ियां बांधते हुए वो धीरे धीरे उसकी कमर पर अपनी उंगलियों को हरकत दे रहा था। सदफ ने घबराकर फिर आंखें बंद कर ली थी। उसकी इस हरकत पर मुराद के लबों पर मुस्कुराहट ठहरी थी। चले जाने मन, बस एक बात का ख्याल रखिएगा, हमारे जो बिजनेस पार्टनर हैं वो किसी भी तरह नाराज ना हो पाए। अगर उन्हें हमारी कोई भी बात बुरी लगी तो डील कैंसिल हो जाएगी। समझ रही है ना आप? मुराद शाह ने बहुत अपनायत भरे लहजे में सदफ को समझाने की कोशिश की थी कि उसे बहुत ज़्यादा ख्याल के साथ साथ मीटिंग में शरीक होना है। ये मेरे और आपके फ्यूचर का सवाल है सदफ। अगर ये मीटिंग सक्सेसफुल रही तो देखिएगा मैं आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा दूंगा। सदफ की एक उम्र के गिर्द बाजू घायल करते हैं और आज शाह ने रूम से बाहर की तरफ कदम बढ़ाए थे। ये एक 5 स्टार होटल था जिसमें उन्हें 2 दिन काम करना था। सदफ ने तो ऐसा आलीशान होटल ही पहली बार देखा था। और फिर वो रात की बेतहाशा मोहब्बत के साथ पानी की तरह पैसा बहाना उसे किसी और ही मुकाम पर पहुंचा रहा था। वो खुद को किसी सल्तनत की शहजादी समझ बैठी थी।
आधे घंटे की ड्राइव के बाद वो एक बड़े से बंगले पर पहुंच गए थे, जहां उन्हें लंच भी करना था और फिर मीटिंग भी। और वहां सदफ की पहली मुलाकात सरोन दुरानी से हुई। वो 35-35 साल का एक कामयाब कारोबारी बिजनेसमैन था, जिसकी निगाहें पूरी तरह से सदफ के साथ चिपक गई थी। नेट की ब्लैक साड़ी में सदफ का अच्छा खासा वजूद छलक रहा था, और साथ ही उसके सिल्की सुनहरे बाल उसकी खूबसूरती को चांद चाँद लगा रहे थे। 32 साला सदफ इस उम्र में भी बेइंतहा जवान और ग्रेसफुल नजर आई थी। यही वजह थी कि दुरानी की नजरों ने पूरी तरह उसका जायजा ले लिया था, जबकि वह ज़ारून की नज़रों से घबराते हुए खामोशी से कुर्सी पर बैठ चुकी थी। ये मेरी पर्सनल असिस्टेंट है, सदफ कामिल। मुस्कुराते हुए मुराद शाह ने सदफ का तारुफ करवाया था, और लफ्ज़ पर्सनल असिस्टेंट पर ज़ारून की मुस्कुराहट मज़ीद गहरी हुई थी। उसे इस तरह के पर्सनल असिस्टेंट के बारे में काफ़ी नॉलेज थी, इसीलिए वो और भी गहराई के साथ सदफ को जांचती निगाहों से देखने लगा। थोड़ी ही देर बाद सर्वेंट ने आकर डाइनिंग टेबल पर रेडी होने की इत्तला दी। लंच के दौरान भी ज़ारून की निगाहें बार बार सदफ की जानिब भटक रही थी, और इस बात को मुराद शाह ने भी बखूबी महसूस कर लिया था। इसीलिए खाना खत्म होते ही उसने जानबूझकर 5 मिनट का एक्सक्यूज किया और बंगले से बाहर निकल गया। ज़ारून को अच्छी तरह मालूम था कि मुराद शाह ने ये 5 मिनट उन्हें क्यों दिए हैं, लेकिन सदफ इस बात से बेखबर थी। खाना खत्म हो चुका था। वो परेशानी से अपने बॉस की वापसी के मुंतज़िर थी, जब ज़ारून ने बाजू पकड़कर उसे खड़ा किया और अपने साथ ड्राइंग रूम में वापस ले आया। अपने बॉस के सोफे पर बिठाया तो वह एकदम ही घबराकर पीछे हुई। ज़ारून का इस तरह बेबाकी से उसके नज़दीक आना उसे हैरान कर गया। क्या बात है मिस सदफ? क्यों परेशान हो रही हैं? कुछ वक्त मेरे साथ भी गुजार सकती हैं आप। आपके बॉस जितना परेशान नहीं करूँगा आपको। धीरे से कहते हुए ज़ारून ने उसके बालों की लटों को छेड़ा, तो उसे पहली बार एहसास हुआ कि ज़ारून निगाहों में जो तपिश वो महसूस कर रही थी, उसका मतलब क्या था। वो तेज़ी से खड़ी हुई और शोला बार निगाहों से उसे देखने लगी। क्या लगता है आपको? मैं कोई प्रॉस्टिट्यूट नहीं हूँ। सदफ के आग बरसाते लफ्ज़ों पर ज़ारून का कहका छूटा था। ओह रियली? मेरे ख्याल से आपको पता नहीं कि पर्सनल असिस्टेंट का दूसरा नाम पर्सनल प्रॉस्टिट्यूट ही होता है, खासकर आप जैसी औरतों के लिए जो इस तरह के टूर्स पर लाई जाती हैं। क्या मुझे नहीं पता कि आपका बॉस आपको यहाँ क्यों लाया है? इस मीटिंग में भला आपका क्या किरदार है? सिर्फ इतना ही ना कि आप यहाँ इस शहर में अपने बॉस की रातों को रंगीन कर सकें। ये जो कीमती साड़ी आपने पहनी है, ये यकीनन आपके बॉस मुराद शाह ने ही आपको दी होगी। और ये हाथ में जो हीरे की अंगूठी जगमगा रही है, उसे खरीदने की तो आपकी औकात भी नहीं होगी। ये इसी गुजरी रात की कीमत है ना, जो आप मुराद शाह के साथ कल रात होटल में बिता चुकी हैं। ज़ारून के लफ्ज़ों में जो सच्चाई थी, वो किसी थप्पड़ की तरह सदफ के मुंह पर पड़ी थी। खबरदार, जो मेरे हवाले से ऐसी कोई भी बात की आपने। मैं कोई प्रेस्टिट्यूट नहीं हूँ। मोहब्बत करते हैं मुराद शाह मुझसे और शादी करना चाहते हैं। सीरियसली? आप अनमेरिड हैं? ज़ारून उठकर 2 कदम उसके करीब आया और आंखों में आंखें डालकर ऐसा सवाल पूछा कि सद्दफ की रीढ़ की हड्डी सनसना उठी। ना वो जवाब दे सकी और ना ही ज़ारून से नजरें मिला सकी, बल्कि नजरें झुकाए अपने पैरों को तकने लगी, जैसे पूरे कद के साथ जमीन स्पोस हो चुकी हो। उससे पहले कि ज़ारून कुछ और कहता, मुराद शाह ड्राइंग रूम में दाखिल हुआ था। सॉरी, एक ज़रूरी कॉल करनी थी, बस इसीलिए चला गया था। उसके आते ही ज़ारून सोफे पर अपनी जगह बैठ गया। बेचैन सी सदफ मुराद शाह के पहलू में टिक गई। आधे घंटे तक मुराद शाह और ज़ारून आपस में बातचीत करते रहे, और फिर जब फाइल बंद हुई तो ज़ारून ने मुस्कुराते हुए मुराद शाह को देखा। मैं इस डील को फाइनल करने के लिए तैयार हूँ, और आप जानते हैं कि आपको भी तकरीबन 10 अरब का फ़ायदा होगा इस डील से, लेकिन उसके लिए मेरी एक शर्त है। मैं चाहता हूँ कि एक रात आपके पर्सनल असिस्टेंट मुझे असिस्ट करें। उनमें से मिलकर मुझे अंदाज़ा हो गया है कि काफ़ी काबिल हैं ये। उनकी काबिलियत और तजर्बे का कुछ फ़ायदा हमें भी तो हासिल होना चाहिए। गहरी मुस्कुराहट लबों पर सजाए, ज़ारून ने अपने जुमले से सदफ को ऐसी चोट पहुंचाई थी कि वो बिलबिलाकर खड़ी हो गई थी। अपने हद में रहे मिस्टर ज़ारून, नफरत से कहती वो मुराद शाह की जानिब बेबसी से देखने लगी। उसे यकीन था कि ज़ारून की इस गुस्ताखी पर मुराद शाह ज़रूर कुछ न कुछ जवाब देगा,
लेकिन मुराद शाह की तरफ से बिल्कुल खामोशी थी। कुछ कहते क्यों नहीं है मुराद आप? ये किस तरह की बातें कर रहा है? सदफ, खामोश हो जाओ और तमीज से बैठो। समझाया था ना तुम्हें कि तुम्हारी तरफ से मुझे कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। धीमी मगर घुराती हुई आवाज में मुराद ने जिस तरह सदफ को खामोश करवाया था, वो हक्का बक्का रह गई थी। मुराद, क्या कह रहे हैं आप? उसकी बात का जो मतलब है वो समझ आ रहा है आपको? सदफ को लगा जैसे उसे कोई धोखा हुआ है। मुराद शाह ऐसी बात कैसे कह सकता है, जो उससे मोहब्बत का दावेदार था? मुराद शाह ने सदफ को बाजू से पकड़कर जबरदस्ती अपने करीब बिठाया था और बाजू इतनी जोर से दबोचा था कि वो पूरी तरह खामोश हो गई थी। सारोन साहब, एक रात की बजाय चंद घंटों के लिए मिस सदफ को आप असिस्ट कर सकती हैं। मुझे हरगिज भी कोई एतराज नहीं होगा। मैं मिस सदफ को हाईली पेड करता हूँ, इसलिए मुझे यकीन है कि वो भी इनकार नहीं करेंगी। मुस्कुराते हुए मुराद शाह ने गहरी नजरों से सदफ को देखा था और उसे पहली बार सारून के लफ्जों पर यकीन आने लगा था। वाकई वो पर्सनल असिस्टेंट से पर्सनल प्रोस्टिट्यूट बन चुकी थी। एक मर्द उसके चंद घंटों को खरीदना चाहता था और दूसरा मर्द उसे बेचने को तैयार था, और वो खामोश तमाशाई बनी बैठी थी। चंद घंटों से क्या होगा? इतने तजर्बेकार हैं कि एक रात भी कम पड़ेगी। लेकिन चूंकि आप लोगों को कल वापस जाना है, इसलिए मैं आज की रात उन्हें यही रखना चाहता हूँ। मैं अपने रूम में जा रहा हूँ, बहुत थक चुका हूँ। मुराद साहब चले जाएं तो सदफ आप मेरे कमरे में आ जाइएगा। लबों पर तंजिया मुस्कुराहट लिए सदफ पर गहरी नजर डालते वो ड्राइंग रूम से बाहर निकल गया था। उसके जाते ही वो किसी भूखी शेरनी की तरह मुराद शाह पर झपटी थी। क्या कह रहे हैं आप? मैं क्यों इस आदमी के साथ एक रात गुजारूंगी? कौन है ये? मैं आपके साथ आई हूँ यहाँ। आप मुझसे मोहब्बत करते हैं तो फिर ये सब क्या है? मैं कोई फहाशा औरत नहीं हूँ जो आप मेरा सौदा करेंगे और मैं किसी भी मर्द के साथ सोने के लिए राजी हो जाऊं। गुस्से में खड़े होते वो हर हाथ पर बात करती जा रही थी। खबरदार सदफ, जो मुझसे इस लहजे में बात की तो मत भूलो कि मैं ये सब कुछ हमारे लिए कर रहा हूँ। मेरे पास जो कुछ भी है वो सब मेरे बाप का दिया हुआ है। ये पहली डील है जो मैं ज़ाती तौर पर कर रहा हूँ। अगर ये कामयाब होगी तो सब कुछ मेरा अपना होगा, और जो मेरा होगा वही तुम्हारा भी होगा। तुम अपने शोहर के साथ ताल्लुक बना चुकी हो, उसके बावजूद भी मैंने तुम्हें पूरी मोहब्बत और शिद्दत के साथ कबूल किया है। तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा अगर मेरी खातिर तुम एक रात सैरून के साथ गुजार लो? सोचो, अगर अपने बाप की दौलत से मैं तुम्हें ये महंगी साड़ी, ये डायमंड रिंग और गाड़ी दे सकता हूँ, तो जब ये डील डन होगी तो तुम्हारे हीरे जवाहरात में तो तोल दूंगा। हमारा अपना एक आलीशान बंगला होगा और बेहतरीन मुस्तकबिल। तुम्हें किस चीज़ की कोई कमी नहीं होगी। अगर तुम अपने शोहर को छोड़कर मेरे साथ एक रात गुजार सकती हो तो ज़ारून के साथ क्यों नहीं? तुमने मुझे इसीलिए चुना है ना, क्योंकि तुम्हें बेहतर से बेहतरीन चाहिए था। तुम्हारा शोहर तुम्हारी ख्वाहिशें पूरी करने के काबिल नहीं था, तो फिर मुझे आगे बढ़ने में मदद करो। ये डील हमारी जिंदगी बदल सकती है। समझ रही हो तुम सदफ? मुराद शाह ने सदफ को बाजुओं से पकड़कर झंझोड़ा था और वो सुन होते हुए दिमाग के साथ बस उसे सुनती चली गई थी। कभी ना खत्म होने वाली ख्वाहिशों के लिए उसने मुराद शाह को चुना था, और अब मुराद शाह ने उसकी उन्हीं ख्वाहिशों के नाम पर उसे ज़ारून के हवाले करना चाहता था। यह मुमकिन नहीं है मेरे लिए। सदफ की आंखों में नमी उतरने लगी थी। ठीक है, तो फिर कल की बजाय हम आज की फ्लाइट लेकर वापस चले जाते हैं, क्योंकि जब डील फाइनल नहीं हुई तो यहाँ रुकने का भी कोई मतलब नहीं बनता। तुम अपने इस लवर्स हस्बैंड के साथ ही ठीक हो, जो सारी जिंदगी ना खुद कमाएगा और ना ही तुम्हें सुकून से जीने देगा। मुराद शाह ने जब अपनी आंखें बदली तो सदफ पूरी तरह ही चौंक गई। प्लीज मुराद, ऐसी बातें ना करें। मैंने आपकी मोहब्बत को दिल से कबूल किया है। अपने शोहर और बेटी को छोड़कर झूठ बोलकर मैं यहाँ आपके साथ आई हूँ। उन्हें तो पता भी नहीं है कि मेरे साथ और कोई औरत नहीं है बल्कि आप हैं। मैंने पूरी रात आपके नाम की है। अपने शोहर से बेवफाई करके सब कुछ आपको सौंपा है। आप मुझे इस तरह कैसे छोड़ सकते हैं? सदफ को समझ नहीं आ रहा था कि वो मुराद को किस तरह समझाए। देखो सदफ, बस एक रात की बात है और उसके बाद मेरी और तुम्हारी जिंदगी बन जाएगी। तुम्हें बस इतनी सी ही बात समझनी है, जैसे अपने शोहर को धोखा देकर तुमने मुझे खुश किया है, इसी तरह एक दिन के लिए मुझे छोड़कर सारून को खुश कर दो। वैसे भी वो कौन सा तुम्हें हमेशा के लिए अपने पास रख रहा है। कल सुबह हमारी फ्लाइट है। हम डील फाइनल करते ही वापस लौटेंगे। तुम अपने शोहर से तलाक लेकर मुझसे शादी कर लेना
مراد شاہ نے آسان لفظوں میں سمجھاتے ہوئے اسے راضی ہونے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ خواہشوں کے جس بھنور کے پیچھے یہاں تک پہنچی تھی، اب اسے بھلا کس طرح چھوڑ سکتی تھی؟ زارون نے تو ایک رات کی بات کی ہے، ابھی تو آپ مجھے اپنے ساتھ لے چلیں، ابھی تو دوپہر ہوئی ہے۔ صدف نے جلدی سے مراد کا ہاتھ پکڑ لیا کہ کہیں وہ اسے چھوڑ کر ہی نہ چلا جائے۔ ہاں، بات تو رات کی ہوئی ہے، لیکن ابھی جس ضروری کال کے لیے میں باہر گیا تھا، اس کام کے لیے مجھے کہیں جانا ہے۔ وہاں میں تمہیں نہیں لے جا سکتا، یہاں سے ہوٹل بہت دور ہے، اس لیے تم یہاں زارون کے پاس رک جاؤ، میں کل صبح آ کر تمہیں لے جاؤں گا۔ اب اس کے کمرے میں چلی جاؤ، وہ انتظار کر رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا ارادہ بدل جائے۔ ویسے بھی زارون کو لڑکیوں کی کوئی کمی نہیں، اس کی عالی شان زندگی اور یہ بنگلہ دیکھ رہی ہونا، اسے تمہارے جیسی ہزار مل جائیں گی۔ مراد نے عجیب سے لہجے میں کہتے صدف کو وہیں چھوڑا اور خود باہر نکل گیا۔ مراد کے جاتے ہی ایک ملازم صدف کے پاس چلایا۔ بی بی جی، صاحب کا کمرہ زینے سے چڑھ کر دوسرا والا ہے۔ وہ ہاتھ باندھے صدف کے آگے کھڑا ہو گیا۔ صدف کے پاس اور کوئی آپشن نہیں بچا تھا، اس لیے وہ مرے مرے قدموں سے زینہ چڑھتے اس دوسرے کمرے کے دروازے پر پہنچی، مگر جیسے ہی دروازہ کھلا تو بستر پر نیم دراز سارون کو دیکھ کر اس کے ہیٹ پیروں سے جان نکلنے لگی۔ صدف خود کو کسی بھی صورت سارون کے حوالے نہیں کرنا چاہتی تھی۔ مراد سے اس نے محبت کے نام پر دھوکہ کھایا تھا، آسائشوں کی دوڑ میں بھاگتے ہوئے اس نے اپنے شوہر کامل کو دھوکہ دیا تھا، لیکن وہ کوئی بازارو عورت نہیں تھی جو مرد پر مرد بدلتی رہتی۔ لیکن جب اس نے زارون کے کمرے میں قدم رکھا اور زارون کو بازوق لباس میں بستر پر نیم دراز پایا تو اس کے ہوش و حواس ٹھکانے آ گئے۔ اسے فیصلہ کرنا تھا کہ اسے کیا کرنا ہے۔ ایک طرف کنواں تھا، دوسری طرف کھائی۔ وہ دروازے پر جم کر کھڑی تھی جب زارون نے مسکرا کر باہر پھیلائی باہیں کھول دی تھی۔ وہاں کیوں کھڑی ہو، اندر آ جاؤ، آج کی شام اور یہ رات بہت خوبصورت ہونے والی ہے۔ زارون کے نرم لہجے پر وہ اندر تو داخل ہوئی، لیکن دل میں جو بے چینی تھی وہ بے حد سوا کی تھی۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کرے۔ اتنے میں اس کا موبائل فون بجنے لگا۔ اس نے فون اٹھا کر دیکھا تو کامل کا فون تھا۔ لرزتے کامتے ہاتھوں سے اس نے زارون کو اشارہ کیا اور پھر فون اٹھایا تو دوسری طرف کمال کی بجائے نور تھی، جو بری طرح رو رہی تھی۔ ماما، آپ کب آئیں گی؟ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، آپ کی بہت یاد آ رہی ہے، آپ تو کبھی مجھے چھوڑ کر نہیں گئی۔ نور ہچکیوں سے رو رہی تھی، وہ اپنی ماں کو یاد کر کے بے حال تھی۔ نورے کی سسکیوں پر اس کی مامتا جاگ اٹھی تھی۔ بس میری جان، میں واپس آ جاؤں گی، کل صبح کی فلائٹ ہے، ایک دن اور اپنے بابا کے ساتھ گزارا کر لو۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آواز میں نمی اتری تھی۔ زارون جو خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا، تمہاری بیٹی ہے؟ اس نے نرمی سے پوچھا۔ صدف نے اس بات میں سر ہلایا اور نظریں چراتے ہوئے فون کو بیڈ پر رکھ دیا۔ نور میری بیٹی ہے۔ زارون نے آہستگی سے آگے بڑھ کر اسے اپنی باہوں میں سمیٹا اور اپنے پاس بیڈ پر بٹھا لیا۔ اور اس کے بابا؟ زارون نے تنزیہ لہجے میں کہتے اس کی آنکھوں میں جھانکا تھا اور وہ شرمندگی سے ڈوبنے لگی تھی۔ غیر مرد کی باہوں میں ہو کر اپنے شوہر کے بارے میں بات کرنا اس کے لیے بہت ہی زیادہ مشکل تھا۔ ہاتھ پاؤں کانپنے لگے، ہونٹ لرزنے لگے۔ کامل کا ذکر اس لمحے اس کی جان کو ہلکان کرنے کے برابر تھا۔ زارون نے آہستگی سے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھتے ہوئے اپنی انگلی کو اس کی گردن پر پھیرا تھا۔ میں جانتا ہوں کہ کوئی مجبوری رہی ہوگی تمہاری، جو تم نے مراد شاہ کو چنا اور اپنے شوہر اور بیٹی کو فراموش کر دیا۔ آہستگی سے اس کے لبوں پر انگلی پھیرتے وہ دھیرے دھیرے اسے قابو کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ صدف کا جسم ٹھنڈا پڑتا جا رہا تھا۔ زارون نے اسے بیڈ پر لٹائے دھیرے دھیرے اسے سمیٹنا شروع کیا تھا۔ وہ محبت بھرے جملے اس کے کانوں میں انڈیلتے ہوئے مزید اس کے قریب ہو رہا تھا اور صدف کی آنکھوں سے آنسو پھسل کر گرنے لگے تھے۔ وہ اس سب کے لیے ذہنی طور پر بالکل بھی تیار نہیں تھی۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ مراد کے بعد وہ کسی اور مرد کی باہوں میں ہوگی۔ جب زارون نے اپنے بعد گاؤن کی ڈوریاں کھولی تو وہ گھبرا گئی۔ زارون کی قربت اور اس کے جسم کی حدت اسے دہکانے لگی تھی۔ صدف نے مزید کس کر آنکھیں مینچ لی۔ ماضی کے کچھ لمحے آنکھوں کے سامنے تھے۔ شادی کی رات وہ اسی طرح کمال کی گرفت میں تھی، لیکن خوشی اور سرشاری کے ساتھ۔ شادی کی پہلی رات کمال نے جس انداز سے محبت لوٹائی تھی، وہ آج تک صدف کے روم روم میں بسی ہوئی تھی۔ کمال اور صدف کی شادی پسند کی تھی۔ کمال ہمیشہ سے ہی بہت محبت کرنے والا شخص تھا،
लेकिन मिजाज का थोड़ा गर्म था। सदफ को लगता था वो अपनी मोहब्बत से उसे जिम्मेदार बना देगी। वक्त के साथ साथ उसके मिजाज की गर्मी भी खत्म होगी और अपनी जिम्मेदारियों को समझकर वो अपने गुस्से पर काबू पा लेगा। लेकिन शादी के बाद भी वो अपने गुस्से पर काबू न रख सका। कभी उससे गुस्से की वजह से वो नौकरी करता तो लड़ाई झगड़ा करके वापस चला आता। 1 साल के अंदर उसने न जाने कितनी नौकरियां करके छोड़ी थी और धीरे धीरे सदफ को समझ आने लगा था कि ये गुस्सा वक्त के साथ कम होने की बजाय बढ़ता ही जा रहा है। शायद कमाल के माजी की कुछ तलखियां थी जिनकी वजह से उसके अंदर भी तलखी भर गई थी। सदफ के पास वापसी का कोई रास्ता नहीं था कि यह मोहब्बत की शादी थी जो उसने अपने घर वालों से लड़कर की थी। उसके वालिद ने उससे पहले ही समझाया था कि कमाल गुस्से का बहुत तेज है, मगर सदफ को यकीन था कि वो इतनी मोहब्बत करता है कि कभी भी उस पर गुस्सा नहीं करेगा। और ये बात सच भी थी। कमाल का मिजाज कितना ही कड़वा और गुस्सील क्यों ना हो, वो कभी भी सदफ के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करता था और ना ही उसने कभी सदफ को अपने गुस्से से कोई नुकसान पहुंचाया था। इसीलिए वो ऐसे ही गुजारा करने लगी थी। और फिर वो हमल से हो गई। नूर उसके पेट में थी और उसे लग रहा था कि नूरे की पैदाइश पर कामिल का रवैया बदल जाएगा। लेकिन जिस दिन नूर पैदा हुई उस दिन अस्पताल के अमले से कमाल की इतनी बड़ी लड़ाई हुई कि अस्पताल वालों ने पुलिस को बुलाया और उसे पुलिस स्टेशन भेज दिया गया। बेटी की पैदाइश वाले दिन उस पर अस्पताल की तरफ से स्टाफ को हरासा करने पर एफआईए काट दी गई थी। कमाल ने यह झगड़ा इसलिए किया था क्योंकि सदफ को बहुत ज़्यादा लेबर पेन होने के बावजूद भी नर्सिस उस पर तवज्जो नहीं दे रही थी और उनकी अपनी पार्टी चल रही थी। लेकिन इस सारे मामले पर कसूर कमाल को ठहराते हुए अस्पताल इंतज़ामिया ने पुलिस को तलब कर लिया था और उसे ही जेल जाना पड़ा, जिसकी वजह से सदफ के घर वाले और भी कमाल को नापसंद करने लगे थे। सदफ ने जैसे तैसे करके उसकी जमानत करवाई और फिर अस्पताल वालों की मिन्नतें करते हुए केस भी खत्म करवा दिया। लेकिन उसके बाद ये सारे सिलसिले इसी तरह बढ़ते रहे। अब पिछले कई अरसे से वो बेरोजगार था, जिसकी वजह से घरेलू हालात बहुत ख़राब हो गए थे। नूरे ने भी बहुत मुश्किल बचपन काटा था और सदफ उसे हमेशा तकलीफ़ों में नहीं देख सकती थी। इसीलिए ये उसका ज़ाती फैसला था कि वह नौकरी करेगी और घर का खर्चा उठाएगी। वो कामिल को छोड़ना नहीं चाहती थी क्योंकि वह नूर से और उससे बहुत मोहब्बत करता था। इसलिए ज़िंदगी को ऐसे ही आगे बढ़ाना था। मगर उस नौकरी के दौरान उसकी मुलाकात मुराद साहब से हुई, जो उसके बॉस थे। और मुराद शाह ने उसकी जवानी और खूबसूरती को देखते हुए उसे ना सिर्फ अपनी पर्सनल असिस्टेंट बनाया था, बल्कि दौलत की वो चमक दिखाई थी जिसके बाद वो कामिल की मोहब्बत और नूरे की माँ होने का एजाज़ भूल बैठी थी। मुराद शाह ने उससे वादा किया था कि वो बड़ा घर, गाड़ी और हर वो ज़रूरत की चीज़ देगा जिसके लिए वो कई सालों से तरस रही थी। उसने सोचा था कि नूरे के मुस्तकबिल की खातिर अगर मुराद के साथ वक्ती तौर पर उसे ताल्लुक बनाना पड़े तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। फिर मुराद उससे शादी की बातें भी किया करता था। महंगे तोहफे, कीमती घड़ियां, मुराद ने उसे बहुत कुछ दिया था और उसे मुराद की मोहब्बत पर यकीन भी आ गया था। तभी उसने मुराद के कहने पर कमाल से झूठ कहा था और बिजनेस मीटिंग का कहकर वो यहाँ उस शहर चली आई थी, ये जानते हुए भी कि मुराद यहाँ उसके साथ कैसा वक्त गुजारेगा। उसे कोई रिग्रेट नहीं था, लेकिन ज़ारून के दरमियान में आने से जैसे उसकी आंखें खुल गई थी। हकीकत का आईना उसे नजर आने लगा था। ये समझ आ रहा था कि मुराद उसके साथ सिंसियर नहीं है, वरना वो कभी उसे ज़ारून के हवाले ना करता। अगर मुराद उसे छोड़ देता और कमाल को उस बारे में पता चलता तो क्या होता, यही सोचकर उसने घबराकर आंखें खोली थी। ज़ारून उसके लबों पर झुकते हुए उसकी सांसों पर उतर रहा था। उसने एक झटके से ज़ारून को धक्का दिया और बिस्तर से उठकर खड़ी होगी। बिना कुछ कहे अपने पर्स और फ़ोन उठाते वो बाहर की तरफ दौड़ी थी। ज़ारून उसे आवाज़ें देता रह गया था, मगर बिना रुके वो बंगले से बाहर चली आई थी। टैक्सी लेकर वो इसी होटल पहुंची जहां वो रुकी हुई थी और जब वो अपने कमरे में गई तो मुराद को वहां पाकर हैरान रह गई। वो जो किसी और के साथ मीटिंग का बहाना बनाकर निकला था, वो इसी कमरे में किसी और औरत के साथ रंगरलियां मनाने में मसरूफ था। मुराद ने सदफ को देखा तो हैरान हो गया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें कहा था कि कल सुबह वापस आना है। दबे दबे लहजे में कुराते हुए उसने सदफ के बाजू को पकड़कर झंझोड़ा था, जबकि सदफ तो बिस्तर पर पड़ी उस लड़की को देखकर हैरान थी जो उसकी जगह ले चुकी थी। कौन है ये मुराद? क्या कर रहे थे उसके साथ? सदफ को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आ रहा था।
مراد نے ایک जोरदार तमाचा उसके मुंह पर लगाया था। तुमसे कहा था ना कि ज़ारून को खुश करना, वरना वो कॉन्ट्रैक्ट पर कभी साइन नहीं करेगा। तुम्हारी वजह से सब कुछ बर्बाद हो गया है। कितना पैसा लुटाया मैंने तुम पर, लेकिन तुम जैसी औरतें किसी काबिल नहीं होती। तुम रखेल हो और मैंने तुम्हें तुम्हारे मर्तबे पर ही रखा था। रही बात किस लड़की की, तो इसे मैं एक रात के लिए खरीद कर लाया हूँ। तुम्हें अभी और इसी वक्त वापस ज़ारून के पास जाना होगा और उससे माफ़ी मांगनी होगी, वरना मैं सिर्फ तुम्हें नौकरी से निकालूंगा, बल्कि जितने तहाइफ तुम्हें दिए हैं वो सब सूद के साथ वसूल करूंगा। नफ़ी में सर हिलाते सदफ ने अपना मुख्तसर सा सामान उठाया था और एक नज़र मुराद पर डालते हुए होटल से बाहर निकल आई थी। आंखों से आंसू बह रहे थे। लफ्ज रखेल उसके कानों में गूंज रहा था। वो रखेल कब बन गई, उसे खुद पता नहीं चला था। उसने बड़ी मुश्किल से एयरपोर्ट तक का सफ़र तय किया था और फिर वो शाम को वापस अपने घर के दरवाजे पर खड़ी थी। एक बहुत मुश्किल और कठिन मरहला पार करके अपने कांपते हाथों से उसने दरवाजे पर चाबी लगाई थी और दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुई तो उसकी पहली नज़र कामिल पर पड़ी, जो नूरे के साथ खेलने में मसरूफ़ था। दोनों एक दूसरे में मगन थे। जैसे ही नूरे सदफ को देखा, वो दौड़कर मामा पुकारती उसके पास चली आई। सदफ के आंसू बहने लगे। नूर को सीने से लगाए उसने गम के दरिया को आंसुओं की सूरत बहाया था। कामिल उसे देखकर हैरान रहता था। तुम्हें तो कल आना था, आज कैसे आ गई हो? मगर सदफ बिना कुछ कहे बस नूरे को सीने से लगाए रोती रही। और फिर जब काफी देर बाद उसके अंदर का तूफान थमा, तो उसने अपने आंसू पोंछ लिए। याद आ रही थी आप दोनों की, और फिर काम भी खत्म हो गया था, इसीलिए वापस आ गई हूँ। उसका दिल चाह रहा था कि वो कामिल को चीख चीख कर सारी हकीकत बता दे, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अपने गुनाहों की दास्तान खुद अपने शोहर के आगे रखती। कामिल ने आहिस्तगी से उसके बालों में हाथ फेरा था। तुम्हें पता है, आज शाम में मेरा एक इंटरव्यू है। मैं यही सोच रहा था कि नूरे को कहाँ छोड़ कर जाऊँ। एक बहुत बड़ी फर्म में मैंने अप्लाई किया था। मैंने सोच लिया है कि अब मैं हर हाल में नौकरी करूँगा और तुम्हें इस तरह धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। नूर तुम्हारे बगैर बहुत ज़्यादा परेशान थी और मेरा भी दिल नहीं लग रहा था। मैं जानता हूँ कि तुमने बहुत सालों मेरी वजह से बहुत अज़ियत उठाई है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। मैं जल्द ही नौकरी कर लूँगा और फिर तुम्हें नौकरी नहीं करनी पड़ेगी। सदफ बस खामोशी और हैरत से उस शख्स को देखने लगी, जो दुनिया जहाँ पर गुस्सा निकाला करता था, बात बात पर लड़ते झगड़ने को तैयार रहने वाला। उस शख्स ने कभी सदफ से ऊंची आवाज़ में भी बात नहीं की थी। क्या उससे ज़्यादा भी मोहब्बत की कोई दलील हो सकती थी? फिर सदफ ने कैसे उसे धोखा दे दिया? कामिल उसे अपने हिस्से की बातें सुना रहा था और वो बस खामोशी से सर झुकाए बैठी थी, जैसे किसी और ही दुनिया में मगन हो। उस रात नूर को सुलाकर जब वो कामिल के पास पहुंची, तो उसे अपने आप से घिन आ रही थी। कामिल उसे मोहब्बत से अपने करीब कर रहा था और उसे मुराद शाह और सारून का लम्स याद आ रहा था। अचानक ही उसकी तबीयत बिगड़ी थी और वो बिस्तर छोड़कर खड़ी हो गई थी। मैं बहुत थकी हुई हूँ कामिल, सोच रही हूँ आज रात नूर के पास सुकून से सो जाऊं। शोहर से दूर होते हुए वह नूरे के बिस्तर पर जाकर लेट गई थी। उसके अपने बदन में कांटे उग आए थे। कैसे बताती अपने शोहर को कि वो किस तरह खुद को पामाल करवा के लौटी थी। सारी रात उसने कांटों भरे बिस्तर पर गुजारी थी। अगली सुबह उसे वक्त पर ऑफिस जाना था। उसके पास ऑफिस की चाबियां और काफी सामान भी मौजूद था, लेकिन धड़कनों में एक शोर बरपा था कि अब उसे क्या करना चाहिए। फिर उसने सोचा कि वो बस एक आखिरी दिन दफ्तर जाएगी और सारा सामान वापस करते हुए रिजाइन भी दे आएगी। उसे ना ही कोई हीरे की अंगूठी चाहिए थी और ना ही कोई कीमती घड़ी। उन सब चीज़ों से बस अब उसका दिल भर चुका था। उन चीज़ों के बदले उसने जो कीमत दी थी, वो बहुत बड़ी थी। मुराद शाह के दिए हुए सारे तोहफे समेटकर वो दफ्तर पहुंची, तो वहां पर हर कोई अजीबो गरीब नजरों से देख रहा था। दफ्तर के लोगों में चाहिम गोइयां मशहूर हो चुकी थी और वो उनके उस रवैये पर हैरान थी कि वो लोग थे जो उसे काफ़ी अरसे से जानते थे, लेकिन कभी भी किसी ने उसे उस नज़रों से नहीं देखा था। उसे लगा कि शायद उसे कोई गलत फहमी हुई है, लेकिन जैसे ही वो मुराद शाह के ऑफिस में दाखिल हुई, तो उसके होश ठिकाने आ गए, क्योंकि मुराद शाह अपनी सीट पर बैठा था और उसके सामने पुलिस ऑफिसर बैठे थे। सदफ को मामला कुछ गड़बड़ महसूस हुआ, लेकिन मामला उसकी सोच से भी कहीं ज़्यादा ऊपर था। उसे देखते ही एक पुलिस वाला खड़ा होकर उसके करीब चला आया था। बड़ी बाहिम्मत खातून हैं आप। इतनी बड़ी चोरी करने के बाद इतनी हिम्मत से दफ्तर चली आई हैं।
पुलिस वाले की बात सुनकर सदफ की जान निकली थी। उसने मुराद की तरफ देखा, जिसके होंठों पर इंतकामन मुस्कुराहट थी। मैं उन्हें अपने साथ ऑफिस टूर पर ले गया था, लेकिन वहां उन्होंने मेरे बिजनेस पार्टनर के घर से कीमती घड़ी और डायमंड रिंग चुराई है। अब ये तो यही बताएंगी कि वो कहाँ है, क्योंकि चोरी के बाद ये भागकर वापस चली आई थी। मुराद शाह ने अपने दिए हुए तोहफों पर चोरी का लेबल लगाकर उसे इतने बड़े केस में फंसाया था कि उसके हाथ पांव कांपने लगे थे। सदफ ने अपने बैग को मजबूती से अपने हाथों में थाम लिया, क्योंकि वो सारी चीजें उसके बैग में ही मौजूद थी। वो तो सब कुछ लौटाने के लिए आई थी, मगर यहाँ मामला ही उलट गया था। पुलिस वालों ने उससे बैग जब्त किया और तलाशी ली गई। मुराद चाहे जो कुछ बताया था, वो उसके बैग में बरामद हो गया था। सारा दफ्तर उस पर थू थू कर रहा था। वो किसी को बता भी नहीं सकी, सब कुछ मुराद शाह ने उसे बतौर तोहफा ही दिया था, क्योंकि अगर वो खुद तोहफा देता तो फिर पुलिस को क्यों बुलवाता, और अगर वो मुराद शाह के खिलाफ कुछ कहती तो बीती रात की वो बातें भी मंजरे आम पर आती, जिसकी वजह से ना सिर्फ उसकी शादीशुदा जिंदगी बर्बाद होती, बल्कि उसकी बेटी का भी मुस्तकिल तबाह हो जाता। उसकी जुबान ताल्लुक से चिपक गई थी, और पुलिस वाले उसे खींचते हुए पुलिस वैन में डालकर पुलिस स्टेशन ले गए थे। उससे तरह तरह के सवाल पूछे जा रहे थे, और वो बस सर झुकाए आंसू बहा रही थी। कुछ ही देर गुजरी थी कि कामिल पुलिस वालों से लड़ाई झगड़ा करके उस तक चला आया था। सिर्फ 5 मिनट की मुलाकात का वक्त दिया गया था। कामिल हैरत से उसके आगे बैठा जानना चाहता था कि ये सब कुछ क्या है, और वो बच्चों की तरह फूट फूट कर रो दी थी। कामिल, मैंने झूठ कहा था तुमसे। मेरे साथ कोई फीमेल वर्कर नहीं थी, बल्कि मेरे बॉस गए थे। मैं घर के हालात से इतनी ज़्यादा तंग आ चुकी थी कि उनके बहकावे में आकर मैंने खुद को उनके सपुर्द कर दिया, ताकि मेरी ज़िंदगी ज़रूरियात और आसाइशात के पीछे भागते हुए ना गुजरे, और मुझे सब कुछ आसानी से मिल जाए। लेकिन जब वहाँ उन्होंने मुझे अपने पार्टनर के साथ भी रात गुजारने पर मजबूर किया, तो मैं वापस चली आई। मैं ये सोचकर ऑफिस गई थी कि उनके दिए हुए तोहफे वापस कर दूंगी, लेकिन उन्होंने मुझे गिरफ्तार करवा दिया। रोते हुए उसने कामिल के सामने अपनी हर गलती और गुनाह का एतराफ़ कर दिया था। एक वही तो था जो इसकी हज़ार गलतियों को माफ़ करते हुए कभी भी उससे नाराज़ नहीं होता था। कामिल तो ये सब सुनकर ही हैरान रह गया था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि सदफ से इतना बड़ा धोखा देगी। वो बस खामोशी से बैठा उसके चेहरे को देख रहा था। सदफ हाथ जोड़े माफ़ी मांग रही थी, और फिर कामिल ने उसे सीने से लगा लिया था। मेरी गलती है सदफ, मेरी गलती है सदफ। मैंने कभी तो तुम्हारी ज़रूरियात का ख्याल नहीं रखा। नूर को अच्छी ज़िंदगी नहीं दी मैंने। तुमसे बहुत मोहब्बत का दावेदार हूँ, लेकिन मैंने कभी मोहब्बत करने का हक अदा नहीं किया। तुम्हें हर छोटी से छोटी चीज़ के लिए तकलीफ़ उठानी पड़ी। यह गलती तुम्हारी नहीं बल्कि मेरी है, कि मेरी वजह से तुम गलत रास्ते की मुसाफिर बन गई। तुम परेशान ना हो, मैं तुम्हें यहाँ से निकलवा लूँगा। उसको मोहब्बत से समझाते हुए कामिल ने जब सीने से लगाया, तो वो बिल्कुल ही हैरान रह गई। उसे तो लगा था वो उसे कोसेगा, मारेगा और हमेशा के लिए छोड़कर चला जाएगा। लेकिन एक बार फिर उसने साबित कर दिया था कि भले ही वो दुनिया के लिए कैसा भी हो, लेकिन उसके लिए बहुत मोहब्बत रखता था। कामिल ने पुलिस वालों की मिन्नत की थी कि वो सदफ को कोई नुकसान ना पहुंचाए, ना ही उसके साथ सख्ती करें। वो इस मामले को किसी न किसी तरह हल करेगा। और फिर वो खुद मुराद के दफ्तर पहुंचा था। मुराद को लगा था कि वो कामिल को उसकी बीवी की हकीकत बताएगा और कामिल उसे छोड़ देगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था। बल्कि कामिल ने उसे सख्ती से समझा दिया था कि अगर मुराद ने केस वापस ना लिया तो वो उसकी बीवी की हकीकत बताएगा, दुनिया को सब कुछ सच सच बताएगा कि किस तरह अपनी दौलत का झांसा देकर मुराद ने उसकी बीवी को फंसाया। मुराद तो ये जानकर ही हैरान हो गया था कि कामिल को सच्चाई पता है। उसका आधा खेल वहीं खत्म हो गया था। कामिल ने उसे साफ लफ्जों में कह दिया था कि हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन वो रात के पास खोने के लिए बहुत कुछ है। उसकी इज्जत, उसकी साख, उसका कारोबार सब मिट्टी में मिल जाएगा। अगर दुनिया को पता चला कि वो अपनी पर्सनल असिस्टेंट के साथ क्या करता है। कामिल एक दोस्त मीडिया में काम करता था। कामिल ने उसकी मदद लेकर मुराद पर प्रेशर डाला, और मुराद ने केस वापस ले लिया। 3 दिन जेल सलाखों के पीछे रहने के बाद सदफ वापस घर लौटी, तो किसी से नजरें मिलाने के काबिल नहीं रही थी। खामोशी से वो कमरे में चुपचाप एक कोने में बैठ गई। कामिल सारे मामलात निपटाकर घर लौटा, तो सदफ की हालत देखकर उसका दिल कटने लगा। सदफ उसे देखते ही रोने लगी थी। कह रहा हूँ मैं, तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। खुद को दोष मत दो। वो मोहब्बत से उसे समझाते हुए सीने से लगा चुका था। मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है।
सदफ का पछतावा कम होने का नाम नहीं ले रहा था। ये दुनिया मुझे कभी माफ नहीं करेगी। हर कोई मुझे चोर समझता है। सदफ के अंदर का गिल्ट उसे मार रहा था, लेकिन कामिल ने उसे आहिस्ता आहिस्ता अपनी मोहब्बत से उसे नॉर्मल करना शुरू किया। और फिर कई दिनों में जाकर सदफ की हालत संभल गई। कामिल को नौकरी मिल गई थी। उसने बगैर किसी लड़ाई झगड़े के हालात से समझौता करते हुए नौकरी करनी शुरू कर दी थी। वो तहे दिल से सदफ को माफ कर चुका था, क्योंकि कहीं ना कहीं सदफ की उस गलती के पीछे उसका भी हाथ था। घर के हालात दोबारा बेहतर हो गए थे। आसाइशें तो ना आ सकी थी, लेकिन अब जरूरियात पूरी होने लगी थी। काफी हद तक वो नूरे की ख्वाहिशात भी पूरी कर देता। सदफ मुतमईन हो चुकी थी और कामिल के दिल को भी सुकून आ गया था। ऐसे ही एक शाम सदफ और कामिल नूरे को सालगिरह का तोहफा दिलाने के लिए शॉपिंग मॉल ले गए थे। तो वहां सदफ की नज़र मुराद शाह पर पड़ी थी, जो एक खूबसूरत और मॉडर्न लड़की के साथ मुस्कुरा मुस्कुरा कर शॉपिंग में मसरूफ था, जैसे वो सदफ के साथ किया करता था। सदफ से रहा ना गया और वो तेजी से मुराद के नज़दीक पहुंची और उस लड़की को सर से पांव तक देखा। तुम मुराद की पर्सनल असिस्टेंट हो ना? जान लो, एक दिन ये तुम्हें पूरी तरह इस्तेमाल करके बर्बाद करके छोड़ेगा। उसने मेरे साथ भी यही सब कुछ किया है, इसलिए मैं तुम्हें पहले ही खबरदार कर रही हूँ। गुस्से की आग में जलते हुए सदफ ने उस लड़की को पहले ही हकीकत का आईना दिखाया था। वो लड़की हैरत से कभी सदफ को देखती तो कभी मुराद को। मुराद के चेहरे पर गुस्से के रंग आने लगे थे। दफा हो जाओ यहाँ से, तुम चोर हो, और ये बात सारी दुनिया जानती है। मैं क्या हूँ उसे तो छोड़ दीजिए मुराद साहब, लेकिन अपने किरदार की बात कीजिए। आप एक गंदे मर्द हैं जो औरतों की मजबूरियों का फायदा उठाते हैं। अगर ये तुम्हें किसी तौर पर टूर पर चलने का कहे तो समझ लेना कि वहाँ ये तुम्हें अकेले इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए दूसरे मर्दों के आगे भी पेश करेंगे। सद्दफ ने उस लड़की को वार्न करते हुए वापसी की राह ली थी। कामिल जो पीछे खड़ा था उसने आगे बढ़कर उसका हाथ थाम लिया था। नूर को तोहफा दिलाकर वो वापस घर लौट आए थे, लेकिन सद्दफ के जहन में एक जंग छिड़ चुकी थी। क्या हर औरत ही अपनी ख्वाहिशात के पीछे भागते हुए अपनी इज्जत को दांव पर लगा देती है? क्या मुराद शाह जैसे मर्द उस ताक में रहते हैं कि कहाँ उन्हें कोई ज़रूरतमंद हालात की बीमारी औरत नजर आए और वो उसको पूरी तरह नोच ले? इस मुआशरे में नौकरी करने वाली औरत किस हद तक अपनी इज्जत बचा सकती है? क्या औरत नौकरी करना ख्वाह आज के दौर में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है, या फिर ख्वाहिशात का बेलगाम हो जाना औरत को बेआबरू करवा देता है? उसका जवाब मुझे आप लोगों से चाहिए।